गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक रिलेटेड है विल से। विल में मेन ये चीज़ है कि जब भी कोई इंसान अपनी विल बनाता है लास्ट टाइम पे, या विल बनाते समय उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या विल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं, तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरी बाकी वीडियो से, बट ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें सारे के सारे लीगल पॉइंट्स हैं, मैं आपके के साथ डिस्कस करूंगा और ये आपके बहुत यूजफुल होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और ये जजमेंट आपकी अभी की रिसेंट जजमेंट है। तो ये जजमेंट आपकी 23rd की है, 23rd मई की जजमेंट है। और ये आपके जस्टिस उज्जवल भुआन और जस्टिस विजय बिश्नोई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस हैं, इन्होंने ये जजमेंट दी है। टाइटल है पर्वथी नेर्थी एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नेर्थी थ्रो एलार्स, ये टाइटल है। तो इसकी जजमेंट को अगर हम देखते हैं, मैं आपको इसका वो भी बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो इसको ढूंढने में। इसकी साइटेशन बता देता हूँ मैं आपको, और साइटेशन से क्या होता है, जजमेंट ढूंढना इजी हो जाता है। तो इसकी साइटेशन है 2026 INSC 521, ये इसकी साइटेशन है। केवल आप जब साइटेशन नंबर डालते हो गूगल पे तो आपको वो जजमेंट मिल जाती है। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, तो ये आपको आराम से नेट पे एक्सेस हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे एक्सेस हो जाएगी। इसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको इसका सिविल अपील नंबर भी बता देता हूँ। सिविल अपील नंबर है 7859 ऑफ 2014 की है। 14 का ये केस है जिसको अभी डिसाइड हुआ है। अब डायरेक्ट आप इसके पहरे में जाइए और इसका पैरा नंबर है 29। इस 29 पहरे के अंदर सारी की सारी टर्म एंड कंडीशंस आपको दी गई हैं कि विल, पहली बात तो इस वाली जजमेंट में ये डिस्कस करा गया है कि विल का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन विल भी उतनी ही वैलिड है जितनी एक रजिस्टर्ड विल वैलिड है। बस कंडीशन इतनी है कि जो विल बनाने वाला है उसने ये जो विल बनाई है वो उसकी लास्ट विल होनी चाहिए। तो जो भी कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। 29 पैरे के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट साइट करी हैं जो कि 3 जज बेंच और 2 जज बेंच की पुरानी जजमेंट है। जैसे है एच वेंकटा चल्ला अय्यर वर्सेस BN थिम्मा जम्मा एंड अदर्स, भगवान कौर वर्सेस करतार कौर एंड अदर्स, जानकी नारायण भोर वर्सेस नारायण नमदो कदम, जमनाम ओनगी तंभा इबेमा देवी वर्सेस यमुना जॉय कुमार सिंह एंड अदर्स, एंड शिव कुमार एंड अदर्स वर्सेस सरना बसपा एंड अदर्स। तो ये कुछ जजमेंट हैं जो साइट की गई है, रेफर की गई है। इसमें इनकी साइटेशन भी इसमें दे रखी है। इसमें ये बताया फ्रॉम which the following principle required to proving the validity and execution of will is adduced। तो इन सभी जजमेंट में ये बताए गए थे कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो कि प्रूफ करेंगे वैलिडिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल को। अब जो विल है उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, 11 पॉइंट्स हैं टोटल। ये टोटल के टोटल 11 पॉइंट्स को आप ठीक से सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अनरजिस्टर्ड विल में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अगर आपकी अनरजिस्टर्ड विल है तो इन चीज़ों के ऊपर अगर वो खरी उतरती है तो आपकी विल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़, द कोर्ट हैज़ टू कंसीडर 2 एस्पेक्ट्स। कोई भी विल होती है कोर्ट उसको केवल 2 एस्पेक्ट से देखता है, 2 पहलुओं से। फर्स्ट है दैट द विल एग्जीक्यूटेड बाय द टेस्टेटर, यानी विल जो है वो टेस्टेटर द्वारा ही एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए, यानी जो वसीयत करता है, यानी जो वसीयत बना रहा है उसी ने ये विल एग्जीक्यूट की हो। सेकेंडली, इट वॉज द लास्ट विल एग्जीक्यूटेड बाय हिम, और वसीयतकर्ता द्वारा ये जो विल बनाई है वो उसकी लास्ट विल होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड विद अ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जैसे मैथमेटिकल सटीकता चाहिए होती है वैसी प्रूफ करने के लिए इसमें सटीकता की जरूरत नहीं है। बट द टेस्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रूडेंट माइंड हैज टू बी अप्लाइड। लेकिन एक इंसान का जो प्रूडेंट माइंड है सेटिस्फेक्शन के लिए वो सेटिस्फाइड होना चाहिए इसमें, ये दूसरी है। थर्ड, इसमें जो रिक्वायरमेंट है, अ विल इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 63 ऑफ सक्सेशन एक्ट, दैट इज टू से
यानी सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 के अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब फुलफिल होनी चाहिए। अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज दी गई हैं? टोटल इसमें 4 फॉर्मेलिटीज दी गई हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पहली फॉर्मेलिटीज है द टेस्टेटर शेल साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द विल, इट शैल बी साइंड बाय सम अदर पर्सन इन हिज पर्सन्स and by his directions, and the said signature and affixation shall show that it was intended to give effect to the writing as a will। तो जो टेस्टेटर है यानी जो वसीयत करता है वो वसीयत पर अपने साइन करेगा, या थंब इंप्रेशन है तो वो लगाएगा, मार्क लगाएगा, या फिर ये जो साइन है वो किसी और अदर पर्सन की प्रेजेंस में भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें। इससे क्या होगा कि जब टेस्टेटर करता किसी और की प्रेजेंस में साइन करता है तो उससे उसकी विलिंगनेस शो होती है और एक फ्री ऑफ माइंड रहता है वो कि उसने किसकी प्रेजेंस में ये विल बनाई है। सेकंड है इट इज मैंडेटरी टू गेट इट अटेस्टेड बाय द 2 और मोर विटनेस दो नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन इज नेसेसरी। अब क्या है, कम से कम इसमें 2 विटनेस का होना जरूरी है। मैं अपनी पर्सनल सलाह से आपको सलाह देता हूं कि 2 से ज्यादा जितने विटनेस हो सकते हैं आप सभी के साइन करवा लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हमें एक अनरजिस्टर्ड विल को कोर्ट के आगे प्रूफ करना होता है और उस टाइम पीरियड पे अगर दोनों ही विटनेस एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी टेस्टिमनी देने के लिए एक भी विटनेस जिंदा नहीं रहता, तो फिर विल को प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि विटनेस 2 से ज्यादा जितने हो सके आप करवा लीजिएगा। सी पॉइंट है ईच ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस मस्ट हैव सीन द टेस्टेटर साइन एंड अफिक्स हिज मार्क टू द विल और हैज बीन सम अदर पर्सन साइन द विल इन पर्सन्स एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टेटर हैज रिसीव्ड फ्रॉम द टेस्टेटर a personal acknowledgement of such signature। अब क्या है कि जो भी विटनेस उस पर साइन कर रहे हैं उन सबकी जो पर्सन उस पर साइन कर रहे हैं विल पे, जो विटनेसेस हैं वो टेस्टेटर की स्वीकृति से कर रहे हैं, यानी जिसने विल बनाई है उसकी स्वीकृति से वो साइन कर रहे हैं। तीसरी चीज, जो भी विटनेस उस पर साइन कर रहे हैं वो टेस्टेटर की प्रेजेंस में साइन करेंगे, यानी जो वसीयत करता है, जो विल बना रहा है तो उसकी प्रेजेंस में ही वो साइन करेंगे सारे लोग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का एक साथ होना जरूरी है, बट सभी लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि उस विल पर किस किस लोगों ने साइन करे हैं और वो जो सिग्नेचर है वो टेस्टेटर के सामने ही होने चाहिए, यानी वसीयतकर्ता के सामने ही होने चाहिए। यानी सभी विटनेस अपने साइन वसीयतकर्ता के सामने ही करेंगे जितने भी विटनेस हैं, लेकिन सभी विटनेसेस का एक साथ प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, बट सभी विटनेसेस को ये पता होना चाहिए कि किस किस के उसके साइन है। ठीक है, और उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। तो विल को साइन करने से पहले विटनेसेस पढ़ लें या विटनेसेस को बता दें कि ये इस तरीके की विल है, इसमें ये प्रॉपर्टी और ये इसके नाम हो रही है। फोर्थ पॉइंट है ईच ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस shall sign the will in the presence of the testator, however the presence of all the witness at the same time is not required। ओके, ये मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। फोर्थ पॉइंट है इसमें द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल एट द लीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस who is alive subject to the process of court capable of giving evidence shall be examined। अब क्या है, जिन जिन विटनेसेस ने उस विल के ऊपर साइन करे हैं उनमें से टेस्टिमनी देने के लिए यानी एविडेंस देने के लिए कम से कम एक विटनेस का अलाइव होना जरूरी है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि जितने से ज्यादा विटनेस हो उनसे आप साइन करवा लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इससे विल को प्रूफ करने में बहुत इजीनेस रहेगी, क्योंकि कोई भी अगर विटनेस जिंदा रहेगा वो आपके टेस्टिमनी दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, अटेस्टिंग विटनेस शुड बी स्पीक नॉट ओनली अबाउट द टेस्टेटर सिग्नेचर but also that the each of the witnesses had signed the will in presence of the testator। ये मैंने आपको बताया था पीछे पॉइंट कि जो भी विटनेसेस साइन कर रहा है उसको केवल टेस्टेटर के बारे में नहीं पता होना चाहिए, यानी जो वसीयत करता है उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए जो और विटनेसेस ने उस पर साइन किया है। और जो वसीयत करते में जो भी लिखा हुआ है उसको कृपया ध्यान से पढ़ लें और अपने मन में बिठा लें कि उसमें क्या लिखा था, क्योंकि जब भी आपको कोर्ट के आगे टेस्टिमनी के लिए बुलाया जाएगा आपसे ये सब चीजें पूछी जाएंगी कि किस किस ने साइन करे थे, क्या क्या था, क्या क्या विल में लिखा था, उन्होंने किस किस के नाम पे प्रॉपर्टी करी थी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ताकि जो वसीयत है उसको और जेन्युइन तरीके से देखा जा सके। सिक्स पॉइंट है इफ वन अटेस्टिंग विटनेस कैन प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल द एग्जामिनेशन ऑफ द अदर टेस्टिंग विटनेस कैन बी डिस्पेंस विद।
हाँ, अगर कोई भी एक विटनेस करता उस विल को प्रूफ कर देता है तो बाकी विटनेसेस को आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी टेस्टिमनी से ये रिलाय हो गया, उसकी नॉलेज से, कि जो टेस्टेटर करता था, यानी जिसने वसीयत बनाई थी, उसने उसी के प्रेजेंस में साइन किए थे और उसने सारे जो भी क्रेडेंशियल्स थे उसने वो सब एक्सप्लेन कर दिए थे। 7वां पॉइंट है, वेयर वन अटेस्टिंग विटनेस एग्जामाइन टू प्रूव द विल fail to prove its due execution, then the other available testing witness has to be called to the supplement his evidence. अगर जिस टेस्टिंग विटनेस को यानी विटनेस को बुलाया जाता है टेस्टिमनी के लिए, अगर वो फेल्ड हो जाता है अपनी टेस्टिमनी या पर्टिकुलर्स बताने के लिए, तो जो अदर विटनेस है उनको बुलाया जाएगा उस विल को प्रूफ करने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना। Whenever there exists any suspicious as to the execution of the will, it is the responsibility of the propounder to remove all the legitimate suspicions before it can be accepted as the testator's last will. In such cases, initial onus on the propounder become a heavier. अब समझिए, यानी प्रोपाउंडर कौन होता है? जो इंसान उस वसीयत को पेश कर रहा है कि ये लास्ट विल है और ये जेन्युइन विल है। अगर मान लीजिए कोई भी सस्पिशियस होता है एग्जीक्यूशन ऑफ विल के अंदर, या जो विटनेसेस हैं वो ठीक से अपने आप को गवाह नहीं दे पा रहे हैं, या जो टेस्टेटर की जो वसीयत है उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर सस्पिशियस डाउट होता है तो ये जो बर्डन है प्रूफ करने का कि वो विल जो है वो जेन्युइन है और जो लास्ट विल है वो उसी के ऊपर जाता है जिसने वो विल प्रेजेंट करी है। तो ये बहुत हैवी बर्डन हो जाता है जब आपके विटनेसेस ही आपकी सपोर्ट में नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, अ टेस्ट ऑफ जुडिशियल कंसाइंस has been involved for dealing with those causes where the execution of the will is surrounded by the suspicious circumstances. It required to consider factors such as awareness of the testator as to the content as well as the consequences, nature and effect of the depositions of the will, sound certain deposition state of mind, memory of the testator at the time of the execution, testator executed the will while acting on his own free will. अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जब भी टेस्टेटर उस विल को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी जो वसीयत करता है, जो वसीयत बना रहा है, उसका वसीयत बनाने के टाइम पर उसकी मेंटली स्टेज क्या थी, ठीक है, उसकी मेमोरी किस तरीके से थी, साउंड माइंड का था या नहीं, कहीं कोई बीमार तो नहीं था, फोर्सफुली तो नहीं था। तो ये सब चीज़ें कोर्ट ध्यान रखेगा, ठीक है। लेकिन ये तब ध्यान रखेगा जब कोई भी सस्पिशियस चीज़ होती है, या आपका जो अपोजिट काउंसिल है या आपके जो अपोजिट पार्टी है वो अगर इस चीज़ को कहता है या इस चीज़ के प्रूफ दे देता है कि जिस टाइम पे ये विल बनी गई थी उस टाइम पे उनकी मेंटली स्टेज ऐसी थी, तो वो इस विल को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते हैं। 10वां पॉइंट है, वन हु एलिज फ्रॉड, फैब्रिकेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट क्राइटेरिया हैज टू प्रूव द सेम. However, even in the absence of such allegation, if there are circumstances giving rise to doubt, then it becomes to the duty of the propounder to dispel such suspicious circumstances by the giving a cogent and convincing explanation. अब समझिए कि अगर कोई एलिगेशंस लगती हैं कि ये फैब्रिकेटेड है ये बिल या अनड्यू इन्फ्लुएंस में बनाई गई है, तो जो ये एलिगेशंस लगा रहा है उसी के ऊपर इसका बर्डन जाता है। However, लेकिन अगर फिर भी कोई सस्पिशियस होता है उस विल को लेकर, तो जो विल को प्रोड्यूस करने वाला है फिर उसके ऊपर ये डाउट चला जाएगा उसको रिमूव करने के लिए कि कोई सस्पिशियस है अगर उस चीज़ के अंदर, तो ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो कोर्ट के आगे इस चीज़ को बताए कि ये जो बिल है वो सस्पिशियस बिल नहीं है, ये जेन्युइन बिल है। 11 लास्ट पॉइंट, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस मस्ट बी रियल, जर्मेन एंड वैलिड, जेन्युइन एंड वैलिड, एंड नॉट मेयरली द फैंटेसी ऑफ द डाउटिंग माइंड। तो जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं वो रियल होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए फैंटेसी की वो माइंड में एक डाउट क्रिएट करें। ये जजमेंट है आपकी शिव कुमार वर्सेस सरनब्बा सप्पा 2021 11 SCC 277। तो इस जजमेंट में वेदर अ पर्टिकुलर फीचर वुड क्वालिफाई एज अ सस्पिशियस वुड डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। अब क्या है कि जो सस्पिशियस के जो फीचर्स हैं क्या वो क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किन सर्कमस्टांसेस के ऊपर वो विल बनाई गई थी, क्या वो सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस लगते हैं या नहीं लगते। तो ये प्रूडेंस ऑफ माइंड है जज का कि वो जज किस तरीके से इवेल्युएट करता है उन सर्कमस्टांसेस को। एनी सर्कमस्टांसेस रेजिंग सस्पिशियस लेजिटिमेट इन नेचर वुड क्वालिफाई एज अ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अब मान लीजिए कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो इस चीज़ को बताते हैं कि हाँ उस टाइम पे ये जो बिल है वो सस्पिशियस हो सकती है,
तो फिर थोड़ा सा वो सस्पिशियस को क्वालिफाई कर जाएंगे और वो विल होगी, वो सस्पिशियस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, शेकी सिग्नेचर, feeble mind, unfair and unjust disposition of property, pro-founder himself taking a leading part in the making of the will under which receive the substantial benefit। तो ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीज़ों 11 पॉइंटों को बस आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रख लेते हो तो आपकी विल में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अनरजिस्टर्ड विल भी उतनी ही वैलिड है जितनी एक रजिस्टर्ड विल है। बस फर्क क्या है कि विल आपकी जो है वो लास्ट विल होनी चाहिए, और विटनेसेस आप 2 से ज़्यादा रखें उतना ज़्यादा बेटर है। विटनेसेस को सब कुछ एक्सप्लेन कर दें विल के बारे में कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और जो वसीयत करता है वो अपने सामने ही उस विल को वसीयत करता है, वो उसके सामने ही सारे विटनेसेस के साइन हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। इस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।